AF56 हिंदी। अपनी दृष्टि की पुष्टि के बाद लियोनेल तुरंत काम पर लग गया। वह पागलों की तरह शहर में इधर उधर भटकता रहा, मानो बिना किसी उद्देश्य या उद्देश्य के इधर उधर भाग रहा हो। ये काम कर सकता है? नहीं, इससे उस जगह के नोट्स खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं... लियोनेल की निगाहें चमक उठीं। हालांकि वह तेजी से थका और कमजोर होता जा रहा था, फिर भी उसकी नजरें और भी साफ होती जा रही थीं। सच तो ये था कि लियोनेल का शरीर अभी भी बहुत बुरी हालत में था। कुछ दिन पहले की गई पूरी ताकत से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाया था। लेकिन इस समय उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह खुद को फोर्स आर्ट्स की दुनिया में खोया हुआ था। उसका दिमाग एक अलग ही स्तर पर काम कर रहा था। लियोनेल के मन में लियोनेल के बारे में कई जटिल भावनाएं थीं, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि लियोनेल ने उसके लिए सुधार का एक नया द्वार खोल दिया था। लियोनेल ने उसे जो दिया वह कोई साधारण सफलता नहीं थी, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया था। इन बंधनों को तोड़ देने के बाद 4 ऋतुओं के क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। लियोनेल अपने सपनों की दुनिया में आता जाता रहा तथा उन परिवर्तनों का अनुकरण करता रहा जो वह करना चाहता था, तथा फिर उन्हें नई दुनिया में आजमाता रहा। व्हाइट सिटी के चारों ओर बल के अजीब गरीब भंवर प्रकट हो रहे थे, जो तेज इंद्रियों वाले लोगों को भी चौंका रहे थे। लेकिन उनके लिए यह बता पाना मुश्किल था कि वास्तव में क्या हो रहा है। सिटी लॉर्ड मैंशन के अंदर से आयना ने लियोनेल को इधर उधर भागते हुए देखा। उसकी मुस्कान में थोड़ी चिंता भी थी। वह हमेशा ऐसा ही रहता है। आयना ने अपना सिर हिलाया। लियोनेल को रोकने की जहमत नहीं उठाई। वह जानती थी कि अगर ये शब्द उसके मुंह से भी आए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लियोनेल उसकी हर बात पर अड़ा हुआ था। शायद आयना ही इस बात से सबसे ज्यादा वाकिफ थी कि लियोनेल अपनी भावनाओं और अपनी जरूरत के बीच की रेखा खींचने में बहुत माहिर था। इस लिहाज से वह काफी जिद्दी था। गहरी सांस लेते हुए आयना ने अपनी विशाल तलवार निकाली और उसे लहराया। हालांकि सिटी लॉर्ड हवेली के अधिकांश सैन्य क्षेत्र नए आवासों द्वारा घेर लिए गए थे, फिर भी आयना के लिए पर्याप्त जगह थी जिसका वह लाभ उठा सकती थी। उसने अपनी तलवार को धीरे धीरे घुमाया। तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां ऐंठ गईं और उसने अपनी तलवार की गति धीमी कर दी। आयना ने तलवार तब उठाई थी जब उसे लगा कि युद्ध के कुल्हाड़ी के बारे में उसकी समझ कमजोर पड़ गई है। दूसरों को शायद यह मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन आयना ने हमेशा अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। जब बात खुद को प्रशिक्षित करने के सही तरीके की आती थी तो वह इसमें सबसे आगे थी। उसने महसूस किया कि तलवार में ऐसे रहस्य हैं जो कुल्हाड़ी के बारे में उसकी समझ को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, इसलिए उसने लगन से इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। अनारेड के साथ युद्ध के दौरान उसकी यह भावना और भी प्रबल हो गई। हालांकि उसे यकीन था कि अनारेड पीछे हट जाएगा, फिर भी वह तलवारबाजी में माहिर था। उसकी हर हरकत में एक तलवारबाज का भाव झलकता था। अगर अनारेड को पता होता कि उसके काम उसे उस आखिरी बाधा को तोड़ने में मदद करेंगे जो उसे रोके हुए थी, तो कौन जानता था कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। यही भावना है। आयना ने गहरी सांस ली। उसकी छाती धीमी लय में धड़क रही थी। उसी क्षण कुछ चमत्कारी हुआ। हालांकि उसकी तलवार की गति अतुलनीय रूप से धीमी थी, फिर भी ब्लेड ने हवा में एक ऐसी छवि छोड़ी मानो हवा में अपनी उपस्थिति का एक स्थायी दाग छोड़ दिया हो। छवि स्थानांतरित हो गई और धीमी हो गई, भ्रम की तरह इधर उधर लहराने लगी। इतना ही, आयना ने अपनी हर मांसपेशी के झटके को अपने मन में बिठा लिया। पसीने की बूंदें उसकी नाजुक माथे से उसकी पतली गर्दन की ढलान पर नीचे गिर रही थीं। आधे रास्ते में आयना ने अपनी तलवार एक तरफ फेंक दी मानो वो कूड़ेदान में पड़ी हो। उस पल उसे लगा कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं। अगली बार जब तक उसकी क्षमता उससे बात नहीं करेगी, उसे किसी और हथियार की जरूरत नहीं होगी। आयना ने खाली हवा में हाथ बढ़ाया, जिससे उसका अजीब सा मुड़ा हुआ पैकेट खुल गया। एक झटके के साथ सुनहरे लाल रंग की एक खूबसूरत कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ गई। हाँ, ऐना जोर से नीचे झुकी। उस क्षण उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। उस समय के लिए उसके शरीर से एक रहस्यमयी झलक रही थी जो पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग कर रही थी। उससे आधा फुट से भी ज्यादा लंबी एक स्त्री की धुंधली परछाई उसके शरीर को ढांकती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे हवा में मौजूद शक्तियां गीत गाने लगीं। ऐना के सामने अचानक एक गहरा घाव फैल गया, जबकि उसकी कुल्हाड़ी अभी पूरी तरह भूमि भी नहीं थी। सुनहरे लाल रंग के बाद के चित्र हवा में लहराते हुए सीटी जैसी गूंज छोड़ते हुए निकल गए। आयना की बाहें रुक गईं और उसकी नाक की नोक से पसीने की आखिरी बूंद नीचे जमीन पर गिर गई। पूरा हुआ, उसने धीरे से कहा।
यदि अन्य लोगों को पता चले कि आईना फोर सीजन्स दायरे के समापन चरण तक पहुंच गई है तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बेशक उसकी पूर्णता का चरण केवल कुल्हाड़ी के लिए था, जबकि लियोनेल का स्तर उससे कहीं आगे था। लेकिन यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो दूसरों को बेहद हैरान और विस्मित कर सकती थी। फिर भी आईना मुस्कुराई, अब मेरी ट्रेनिंग वाकई तेज हो गई है। आईना को लगा कि उसने मन को शांत रखने के महत्व को कम करके आंका था। उसने सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचने में उसे कई महीने और लगेंगे, लेकिन उसे बस कुछ ही दिन और लगे। अब उसे वैलिएंट हॉट माउंटेन के स्टेज में प्रवेश करने को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। अपनी सफलता का आनंद लेने के बाद आईना का अगला मन लियोनेल को खुशखबरी सुनाने का था। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा करने की क्या मजबूरी थी, लेकिन लियोनेल के सामने अपनी बात कहने के बाद उसे छोटी छोटी बातें बताने में भी अजीब सा आनंद महसूस होता था। हालांकि बदले में उसे यह पता चलता था कि वह दूध से दूर रहने वाला एक समाज विरोधी है। हालांकि जब एना ऐसा करना चाहती थी तो उसने शहर के चारों ओर की शक्ति में एक और बदलाव महसूस किया। ये बदलाव पिछले बदलावों से खास तौर पर अलग था। जहां पहले की लहरें शहर के अंदर से आती थीं, वहीं ये शहर के बाहर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या? एना हैरान रह गई। मेरा शरीर इतना सुस्त क्यों लग रहा है? अल्पविराम। धरती के एक कोने में लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनका खून जमा हुआ था और उबल रहा था, मानो मौत से सना हुआ खिचड़ी उबल रहा हो। इस बड़े से तालाब के किनारे एक जाना पहचाना आदमी खड़ा था, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अगर आईना वहां होती तो उसे पहचानना आसान होता कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कठपुतली मास्टर ही है। लेकिन शायद इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उबलते हुए मिश्रण में शरीर और अंग तैर रहे थे। तभी त्वचा की एक परत उखड़ती हुई एक सिर ऊपर तैरती हुई आई। उसके चेहरे पर भय और पछतावे का भाव हमेशा के लिए अंकित हो गया। ये चेहरा पूर्व वाइस कमांडर जोसेफ के छोटे भाई डेमियन का था। आईना को अचानक लगा जैसे उसका शरीर उसका नहीं रहा। उसके मन और शरीर के बीच एक अलगाव था, मानो एक को दूसरे से अलग किया जा रहा हो। ये बताना मुश्किल था कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन मूल सत्य ये था कि इस अलगाव ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका शरीर उसका अपना नहीं रहा। भौहें चढ़ाते हुए आईना ने आदत के अनुसार अपनी कुल्हाड़ी लहराई। वह बस कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही थी जिससे वह परिचित थी। अब तक वह गिनती ही भूल चुकी थी कि उसने जिंदगी में कितनी बार कुल्हाड़ी चलाई थी। लियोनेल हमेशा उसकी सांवली त्वचा पर मोहित रहता था, लेकिन क्या यह उस सारी मेहनत का नतीजा नहीं था जो उसने तब से की थी जब से वह अपने आसपास की दुनिया की क्रूरता को समझने लायक बड़ी हुई थी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वह अपनी कुल्हाड़ी से अधिक परिचित थी। आईना के झूलने के साथ ही एक सार्वभौमिक शक्ति का भावर उमड़ पड़ा। इस विचित्रता के शुरू होने के बाद पहली बार आईना को लगा जैसे वह फिर से अपने शरीर में वापस आ गई है। लेकिन जब उसने सोचा कि रुकना ठीक है और उसकी पिछली भावनाएं बस एक असामान्यता थी, तो कुल्हाड़ी घुमाना बंद करते ही उसे लगा कि वह भावना फिर से आ गई है। दरअसल अब अचानक रुकने के कारण वह भावना पहले से भी ज्यादा स्पष्ट हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर अचानक अदृश्य बेड़ियां डाल दी गई हों। आईना की क्षमता ज्यादातर सहज प्रवृत्ति पर काम करती थी और आंशिक रूप से ही वह खुद ही कोई कार्रवाई कर पाती थी। लेकिन इस समय वह सहज प्रवृत्ति धुंधली लग रही थी। जबकि पहले वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करने और अपनी कुल्हाड़ी को बेहतर बनाने के लिए अगले कदमों के बारे में निश्चित थी, इस समय वह भ्रमित और चकित महसूस कर रही थी। क्या मैंने अपनी क्षमता का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया? क्या मैं किसी रुकावट में फंस गया? आईना के चेहरे पर गहरी उदासी के साथ चिंता की एक हल्की सी लकीर उभर आई। क्या सचमुच यही उसकी प्रतिभा की सीमा थी? उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी उभर आई। लियोनेल के उलट आईना बस शब्दकोश निकालकर अपनी काबिलियत नहीं बता सकती थी। उसे बस इतना पता था कि उसकी काबिलियत अच्छी है, लेकिन उसे उसकी विकास क्षमता या यहाँ तक कि उसकी वर्तमान अवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एना का जबड़ा कठोर हो गया। भविष्य में अपनी मां का बदला लेने के लिए उसे अपनी प्रतिभा पर ही भरोसा था। अगर यही उसकी सीमा होती तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाती। आईना की आंखें लाल हो गईं, उनकी गहराई में एक रोष छिपा था। उसने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भले ही यह उसकी राह का अंत हो, वह इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। सच तो यह था कि आईना को नहीं पता था कि ब्रेजिंगर परिवार कितना ताकतवर है। उसे नहीं पता था कि उन्हें गिराने में कितनी मेहनत लगेगी या उनके समर्थक किस तरह के हैं। लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वह एक दिन उन्हें बर्बाद कर देगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एना। उसी समय लियोनेल की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। लियोनेल ने चिंतित भाव से अपनी प्रेमिका की ओर देखा। बिना मास्क के लियोनेल के लिए उसकी मनोदशा समझना आसान था। वह आईना की भावनाओं के चक्र को समझ सकता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। क्या कुछ हुआ है? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? लियोनेल ने आईना के चेहरे और शरीर को इस तरह से देखा जैसे वह उसे लगी किसी भी चोट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या गड़बड़ हो सकती है। लियोनेल की निगाहें अचानक तेज हो गईं। नजारा बहुत ही सूक्ष्म था, इतना सूक्ष्म कि वह भी लगभग चूक गया। अगर वह आईना की समस्या जानने के लिए दृढ़ न होता तो वह इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता। उस पल आईना के शरीर के चारों ओर एक हल्की लाल काली गैस छा गई। यह इतनी हल्की थी कि मानो आईना की सांवली त्वचा में एकदम घुल मिल गई हो। लियोनेल की नजरें चमक उठी, उसकी पीठ पर अचानक दो सुनहरी पुतलियां उभर आईं। अगर कोई और इन आंखों के सामने होता तो उसे लगता मानो वो अपनी आत्मा ही लियोनेल के सामने ला रहा हो। एक इंसान के लिए ऐसी भावना असहज और अप्रिय होनी चाहिए थी। फिर भी आईना को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि उसका धड़कता हुआ दिल काफी हद तक शांत हो गया। लियोनेल की छाया में उसे फिर से शांति मिली। हालांकि जब वह शांति महसूस कर रही थी, लियोनेल की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसकी निगाहों की गहराई में एक टिमटिमाता हुआ क्रोध फूट पड़ा। स्ट्रोई स्टार उल्लू की आंखें उसकी बुद्धि शाखा का हिस्सा थीं। इस समय लियोनेल को अभी भी अपनी बुद्धि शाखा वंश कारक के दूसरे स्तर को अनलॉक करना बाकी था। इसलिए वह स्ट्रोई स्टार उल्लू की नज़र की केवल सबसे बुनियादी क्षमताओं का ही उपयोग कर सकता था, लेकिन यह उनकी नज़र को कई स्तरों तक तेज करने के लिए पर्याप्त था। लियोनेल की आंखों में अचानक एक हल्का लाल काला रंग बदल गया। वह एक भ्रामक जोक में बदल गया जो आईना के शरीर से चिपक गया। पहले तो लियोनेल को गुस्सा आया, उसे लगा कि शायद ये फिर से आईना के श्राप से जुड़ा है। उसका एक हिस्सा तो ये भी था कि वह इसी पल पृथ्वी को छोड़कर पांचवें आयाम की दुनियाओं की खोज में निकल जाना चाहता था ताकि वह आईना के इलाज के लिए जरूरी चीजें ढूंढ सके। लेकिन दूसरी बार निरीक्षण करने पर उसने पाया कि लीच एक धुंधली रेखा से जुड़ी हुई थी जो आसमान तक फैली हुई थी। ये रेखा इतनी पतली और पारदर्शी हो गई थी कि कुछ दर्जन मीटर के बाद लियोनेल भी उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। यह उसका श्राप तो नहीं है? क्या हो रहा है? अरे, लगता है मैंने तुम्हें आखिरकार पा लिया है, मेरी रानी। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, आईना के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया। उसका शरीर इतना जोर से अकड़ गया कि कांपने लगा। कई रक्त वाहिकाएं फट गईं, जिससे उसकी लगभग बेदाग त्वचा पर लाल रंग की एक फूलों की क्यारी फैल गई। लियोनेल का सिर आईना की ओर घूम गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसका दिल मानो जम सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस औरत की उसे सबसे ज्यादा परवाह थी वो उसके सामने ही थी, पर वो उसकी रक्षा भी नहीं कर पा रहा था। वो उससे आधे मीटर से ज्यादा दूर नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया से कोसों दूर हो, उसे हकीकत से दूर कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे ऐना ने सभी बाहरी प्रभावों को अस्वीकार कर दिया हो। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली थी कि उसकी हथेलियों से खून टपक रहा था। जाओ, कठपुतलियों, मेरी रानी को मेरे पास लाओ। उस पल आईना के शरीर से फैली धुंधली लाल काली रेखा कई स्तरों तक मोटी हो गई। दरअसल लियोनेल की नजरों से अचानक उसे लगा कि शहर अचानक इन रेखाओं से ढक गया है। उसी क्षण लियोनेल को समझ में आ गया कि इन जोकों से केवल आईना ही प्रभावित नहीं थी, और दुर्भाग्यवश राजधानी के लोग भी इसे जल्दी ही सीख गए। असेंशन साम्राज्य की राजधानी उतनी ही भव्य थी जितनी कोई कल्पना कर सकता है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सपने देखने में बिता दें, इसकी एक काल्पनिक छवि गढ़ लें, तब भी आप खुद को तुलना से परे अचंभित पाएंगे। पृथ्वी की राजधानी एक खिले हुए फूल की तरह थी। उसकी सबसे निचली परत कुमुदिनी की पंखुड़ियों की तरह फैली हुई थी। जटिल रेखाएं सड़कों और आवासों को खींच रही थी जहां कभी फूलों की नसें हुआ करती थीं। पृथ्वी की राजधानी की दूसरी परत किसी प्राचीन वृक्ष के तने की तरह ऊपर की ओर उठी हुई थी। इसकी शाखाएं और पत्ते धनी और कुलीन लोगों के आवास थे। ये पृथ्वी पर अब तक मौजूद किसी भी पर्वत से कहीं ऊंचा और अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गया। धरती की राजधानी की आखिरी परत इस प्राचीन वृक्ष की छत्रछाया जैसी थी। नीचे से भी सूर्य की रोशनी से चमकती हुई कीमती धातुएं और रत्न दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस अद्भुत संपदा के सामने प्रकृति ने मन मोह लिया और जाने ही नहीं दिया।
झरनों का चमकता पानी हवा में बिखर रहा था, जिससे राजधानी पर एक सतत इंद्रधनुषी छटा छा रही थी। हरी भरी हरियाली हाईटेक समाज में पूरी तरह घुल मिल गई थी, जिससे हर सांस के साथ ताजगी का एहसास होता था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, रोशनी के गोले बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर मंडरा रहे थे, जिससे शहर एक वास्तविक जगह से ज्यादा एक काल्पनिक दुनिया जैसा लग रहा था। और इन सब के बीच में था महल। राजधानी में आप कहीं भी खड़े हो, इस भव्य इमारत को देखना मुमकिन था। यह एक रक्षक की तरह सबके ऊपर मंडरा रहा था। इसमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला के गोलाकार किनारे, प्राचीन चीनी वनस्पति विज्ञान का फेंग शुई, प्राचीन अमेरिकी गगनचुंबी इमारतों की भव्यता और प्राचीन मध्य पूर्वी दृष्टि का नवीन रूप था। यह अपने आप में एक अलग धरातल पर मौजूद था और फॉक्स शाही परिवार का प्रतीक था। हालांकि इस समय एक राजधानी जिसने टेरन जैसी चौथी आयामी दुनिया के नागरिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था, सभी तरफ से घेरे में थी। बेशक ये काफी समय से ऐसा ही था। हालांकि जो लोग राजधानी के आधार को घेरे हुए थे, उसकी विशाल घुमावदार पंखुड़ियों पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, वे कभी भी कोई खास प्रगति नहीं कर पाए थे। यद्यपि राजधानी देखने में बहुत ही भव्य थी, लेकिन यह एक अभेद्य किला भी था जिसका आकार पूरे प्रांत के बराबर था। राजधानी के आधार पर सुंदर रूप से बनी फूलों की पंखुड़ियां, जिनमें से प्रत्येक मुख्य शहर के आकार से भी बड़ी थी, पृथ्वी के लोगों को हमेशा ऊंचे स्थान पर रहने का लाभ देती थीं। जब तक कोई दूसरी परत के वृक्ष के तने तक पहुंचता, तब तक उसके अधिकांश संसाधन समाप्त हो चुके होते थे और उसे एक और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती थी। मानो ये काफी बुरा नहीं था, छतरी और सबसे ऊंची तीसरी परत देखना एक और चुनौती थी। कुछ खास रणनीतिक बिंदुओं के बिना सबसे ऊंची परत तक पहुंचने का एकमात्र विकल्प उड़ना या चढ़ना ही होता। अगर कोई उड़ना चुनता है तो वह मौत को दावत दे रहा होता है, और अगर कोई चढ़ना चुनता है तो वह मौत को दावत दे रहा होता है। पूरी राजधानी वस्तुतः मौत का जाल थी, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत इसी रूप में हुई थी। युद्ध का रुख बदलने लगा। किसी अनजान वजह से पृथ्वी के नागरिक सुस्त महसूस करने लगे और उनकी क्षमताएं उनकी पुकार के प्रति कम संवेदनशील होने लगीं। दरअसल अगर जमीनी लाभ न होता तो पृथ्वी के लोग पहले ही बुलडोजर से कुचल दिए गए होते। उत्तरी पनखुड़ी पर युद्ध के मैदान में नूह की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जेसिका को टेरन के एक सैनिक के ब्लेड से पीछे खींच लिया, उसका पैर आगे बढ़ा और उसने सैनिक को पीछे धकेल दिया। आपके साथ क्या गलत हुआ है? नूह ने भौहें चढ़ाईं। उसने जेसिका का पतला हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर घुमाया, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिक्रिया धीमी लग रही थी। जेसिका ने अपना हाथ अपने माथे पर उठाया। मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नूह ने अपने चारों ओर देखा, जो कुछ हो रहा था उससे स्तब्ध। पहले तो उसने सोचा कि सिर्फ जेसिका ही है, लेकिन जल्द ही संख्या बढ़ती गई। नाइल से लेकर नीका तक, यहाँ तक कि डव परिवार के सदस्यों तक, सभी की युद्ध क्षमता कम होती जा रही थी। कुछ लोग बेहतर कर रहे थे, लेकिन नूह ये नहीं बता पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन पर कोई असर नहीं पड़ा, उनमें सिर्फ नूह और टायरॉन ही थे जिन्हें कोई समस्या नहीं हुई। नूह का चेहरा बदल गया, सावधान। नाइल की पैरी बहुत धीमी थी। वह अपने दुश्मनों को रोकने के लिए अपनी क्षमता पर निर्भर रहने का आदी था, लेकिन किसी कारण से अब उसे ऐसा करना असंभव लग रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था कि यह असंभव था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके और उसकी क्षमता के बीच एक दूरी थी, मानो अब वह उससे उतना परिचित नहीं रहा जितना पहले था। उसका भाला निशाने से चूक गया और एक तलवार अचानक उसके कंधे से होकर गुजरी, उसकी पसलियों और फेफड़ों को चीरती हुई उसके हृदय की ओर जा लगी। नील ने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया, उसका भाला पर नियंत्रण खो गया, जिससे वह उसकी पकड़ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। धिक्कार है। नूह का क्रोध बढ़ गया, उसके शरीर का आकार बढ़ता गया और उसने जिम्मेदार सैनिक को मांस के टुकड़े में बदल दिया। युवा दल नील के चारों ओर खड़े होकर उसकी जिंदगी को बहते हुए देख रहे थे। क्या वह सचमुच मर रहा था? तमाम खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद युवा टुकड़ियों ने एक भी सदस्य नहीं खोया, एक बार भी नहीं। उनकी प्रतिभा अद्भुत थी और जब भी वे मुसीबत में पड़ते तो हमेशा उससे निकलने का रास्ता निकाल ही लेते थे। उनमें से कोई भी मौत के सबसे करीब तब पहुंचा था जब नाइल का सामना लियोनेल से हुआ था, लेकिन तब भी वे अपने ही किसी एक का सामना कर रहे थे। लियोनेल उनमें से एक था। ये पहली बार था जब टेरन के किसी व्यक्ति के खिलाफ उनकी जान जोखिम में थी। पीछे हटो, नील गर्जा। मैंने कहा, पीछे हटो। तारांकन तारांकन। पूरी पृथ्वी पर इन मामलों की पुनरावृत्ति एक बीमार फिल्म के पुनः प्रसारण की तरह प्रतीत हो रही थी।
पृथ्वी पर लोग कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से इसे बनाया। पृथ्वी की नींव कमजोर थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से इसे बनाया। पृथ्वी अभी एक नवजात दुनिया थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से इसे बनाया। तब वे क्या करेंगे यदि वह प्रतिभा लुप्त हो जाए? आसमान में लाल काले रंग की रेखाएं मोटी होती गईं और जोंकें कम और कम भ्रामक होती गईं। लियोनेल की नज़र आसमान से हटकर आईना पर पड़ी, जो अभी भी स्थिर लग रही थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि यह आंशिक रूप से कठपुतली मास्टर के बढ़ते नियंत्रण से जूझने के कारण था, लेकिन ज्यादातर डर का ही असर था। लियोनेल को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये उसकी आईना थी। डर, उसने पहले कभी उसमें ऐसा भाव नहीं देखा था। कम से कम किसी दुश्मन की खातिर तो नहीं। ये कहा जा सकता है कि लियोनेल ने पहली बार आईना के चेहरे की दरार उस दिन स्नानागार में देखी थी। उसे आज भी याद था कि उसके गालों पर गिरते हर आंसू का रास्ता क्या था। उसे उसकी लाल आंखों का रंग, उसके गीले बाल उसके चेहरे से कैसे चिपके थे, और उसकी हर बेढंगी हरकत पर उसके कांपने का अंदाज याद था। उस दिन उसने जो भावनाएं अनुभव की, वे सब उसके मन में अंकित हो गईं। लेकिन ये वह था और यही ये था जिस आईना को वह जानता था। वह अपनी कुल्हाड़ी लहराते और खून से सनी तलवार लिए युद्ध में कूद पड़ी। उसमें न तो कोई डर था, न ही वह शर्मीलापन जो वह आमतौर पर दिखाती थी, और एक वाल्किरी जैसी बहादुरी थी। लेकिन आईना, उसकी आईना, यहाँ खड़ी एक आवाज से कांप रही थी। लियोनेल को वह समय याद आया जब उसने ऐना से पूछा था कि उस दिन क्या हुआ था। वह पीछे हट गई, ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। फिर भी वह ये समझने की कोशिश करने के बजाय कि वह क्या कह रही है, पीछे हट गया। वह समझ नहीं पाया था कि वह कितना डर रही थी, कितनी बेचैनी थी, कितनी घबराहट थी। उसे यह समझ नहीं आया कि ऐसी यादें ताज़ा करना ही उसके लिए इतना मुश्किल था, किसी और को बताना तो दूर की बात थी। लियोनेल एक कदम आगे बढ़ा और आईना के गाल सहलाए। वह अभी भी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, मुट्ठियां भींचे हुए और जमीन को घूरती हुई, मानो अपनी भावनाओं को दबाना चाहती हो। वह ऐसी प्रतिक्रिया नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि यह कठपुतली मास्टर उस पर इतना नियंत्रण रखे, फिर भी वह अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को रोक नहीं पा रही थी। लियोनेल ने जब उसके गाल को छुआ, तब भी उसने कई पल बाद तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हथेली की गर्माहट त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने पर भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब आईना को अंततः एहसास हुआ कि लियोनेल उसके ठीक सामने खड़ा है, तो उसने कमजोरी से ऊपर देखा। उसकी निगाहें हल्की लाल हो गईं। लियोनेल उनमें क्रोध देख सकता था। ये क्रोध कठपुतली मास्टर या उसके प्रति नहीं था। ये क्रोध उसने खुद पर व्यक्त किया था, क्योंकि वह इतनी कमजोर थी, क्योंकि उसने ऐसी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया था। मैं फिर से हिल नहीं सकती, आईना ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, लियोनेल ने जवाब दिया। उसका हाथ आईना के बालों को धीरे से पीछे धकेल रहा था। मैं उसे मार डालूंगा। शब्द सरल थे, वे हवा में लहरा रहे थे, मानो बसंत की बयार बह रही हो। लियोनेल की आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बस कोमलता थी। लियोनेल को हमेशा से ही हत्या से नफरत थी, लेकिन आईना के लिए वह ऐसे शब्द बोल सकता था मानो वे कुछ भी न हो। आईना ने अपने शरीर पर जितना नियंत्रण था, उतना इस्तेमाल करके अपना सिर लियोनेल की हथेली पर टिका दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। मैं इसे देखना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। लियोनेल मुस्कुराया, जैसी मेरी रानी की आज्ञा। लियोनेल की आवाज में ठंडक का एहसास था, जिससे आईना को पूरी तरह से सहजता का एहसास हुआ। उसकी दुनिया में प्रकट होना, ऊपर से आदेश भेजना, उसकी स्त्री को ले जाने की बात कहना। कठपुतली मास्टर सचमुच जीने से थक गया था। लियोनेल की बातें सुनकर आईना हल्के से मुस्कुराए। कठपुतली मास्टर द्वारा उसे ऐसा कहने की तुलना में उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया की सबसे सुकून देने वाली बात सुन रही हो। लियोनेल ने अपना हाथ हटा लिया और अपने वस्त्र का ऊपरी हिस्सा फाड़कर एक मांसल शरीर प्रकट किया। उसने आईना को अपनी पीठ पर उठा लिया और उसे अपने साथ बांध लिया। लियोनेल की त्वचा की गर्माहट ने आईना को सुकून दिया। उसने अपना गाल उसके कंधे और पीठ पर टिका दिया, आंखें बंद रखीं। वह नहीं चाहती थी कि लियोनेल उसकी आंखों में वह भाव देखे जो दुनिया को बता रहा था कि वह इस समय कितनी गुस्से में है। लियोनेल को लग रहा था कि उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। डार्क क्लाउड जेल में लड़ाई को तो बस एक दिन ही बीता था, तो फिर कैसे ठीक हो सकता था। हालांकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके रोम रोम में खून दौड़ रहा हो। उसका हृदय युद्ध के नगाड़ों की तरह धड़क रहा था। उसका रक्त उसकी नसों और धमनियों में झरनों की तरह बह रहा था।
इस बिंदु तक आकाश में फैली मोटी रेखाएं लियोनेल की स्थिति पर आकर मिलने लगीं। जब लियोनेल ने देखा कि वे कौन थे तो उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। दरअसल उसकी निगाहें ठंडी और उदासीन थीं, उसके सीने में एक क्रोध धीरे धीरे ऊपर की ओर उबल रहा था। व्हाइट सिटी के गश्ती दल के पहरेदार उन भ्रामक जोकों के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपने अपने हथियार लहराते हुए आगे बढ़ते रहे। दूर एक जगह पर कठपुतली मास्टर खून से लथपथ बैठा था। उसके शरीर पर एकमात्र आभूषण उसके माथे पर लटकी एक जानी पहचानी टोपी थी। इसके चारों ओर फैलता दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, जो उस स्तर तक पहुंच गया था जो संभव नहीं होना चाहिए था, या कम से कम अज्ञानी लोगों के लिए तो यह संभव नहीं लग रहा था। आयामों के बीच की बाधा को नश्वरता और अमरता के बीच के विभाजन के समान माना जा सकता है। उच्चतर आयाम का व्यक्ति अपने विषयों पर दृष्टि रखने वाले ईश्वर के समान होता है। लियोनेल के पिता ने अपने बेटे को जबरदस्ती ढेर सारा प्राचीन मनोरंजन खिला दिया था। अगर किसी आयामी प्राणी की शक्ति का वर्णन इसी नजरिए से किया जाए तो ये कहना सबसे सीधा होगा कि सबसे निचले स्तर पर एक आयामी प्राणी अनिवार्य रूप से अपनी यात्रा की शुरुआत में होता है, जबकि सबसे ऊंचे स्तर पर वही ईश्वरत्व के करीब पहुंच रहा होता है। इन सब का क्या मतलब था? कहने का मतलब ये था कि चौथे आयाम में अभी अभी प्रवेश करने वाले व्यक्ति की तुलना पांचवें आयाम से आधा कदम दूर किसी व्यक्ति से करना दुनिया के सबसे निचले पायदान पर मौजूद व्यक्ति की तुलना सबसे ऊपरी पायदान पर मौजूद व्यक्ति से करने जैसा था। यदि पांचवें आयाम का प्राणी चौथे आयाम के प्राणी के लिए भगवान था, तो कठपुतली मास्टर जैसा कोई व्यक्ति अर्धदेव था। इस अर्धदेव ने देखा कि लियोनेल ने आईना को अपनी पीठ पर बांध लिया। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, लेकिन तभी लियोनेल ने आसमान की ओर देखा, मानो वह पर्दे के पीछे से अपनी निगाहें कठपुतली मास्टर पर डाल रहा हो। लियोनेल ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके व्यवहार से यह सब स्पष्ट हो गया। वह आ रहा था, इसलिए अपनी गर्दन धो लो। लियोनेल की निगाहें आसमान को चीरती हुई उसके शरीर पर कांसे के निशान झिलमिला रही थीं। उसकी त्वचा पर एक तन की चमक फैल गई, मानो वह अचानक एक चमकीली धातु बन गया हो। कठपुतली मास्टर हुआ। लियोनेल ने अपनी हथेली पलटी, उसके हाथ में अनगिनत लटकती जंजीरों वाला एक काला भाला दिखाई दिया। क्लैंग 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 क्लैंग। लियोनेल ने आसमान से नीचे देखा। गश्ती टुकड़ियों का एक समूह उसकी जगह पर इकट्ठा हो रहा था। पहले तो सबने थोड़ा प्रतिरोध दिखाया, लेकिन जल्द ही उनकी निगाहें खाली हो गईं, उनकी आंखें चमक उठीं और उनकी गतिविधियां और भी समन्वित हो गईं। जल्द ही वे ऐसे आगे बढ़ने लगे मानो वे एक ही सेना हो। लियोनेल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आईना उसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन उसने उसके खिलाफ कोई पहरा नहीं लगाया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह मूर्ख था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। हालांकि आईना के बारे में उससे बहुत कम बातें समझ में आईं, लेकिन जो बात उसे समझ में आई वह थी उसका चरित्र। वह एक ऐसी महिला थी जिस पर उसे गर्व होगा। उसके शरीर में एक भी स्वार्थ नहीं था। जब उसने कठपुतली मास्टर को गिराते हुए देखने की इच्छा जाहिर की, तो वह इसलिए कि उसे यकीन था कि वह बोझ नहीं बनेगी, और इस बात पर लियोनेल भरोसा कर सकता था। तो फिर ध्यान से देखो, मेरी यह पीठ, ये कंधे, ये हाथ। लियोनेल ने महसूस किया कि उसका शरीर लचीला हो रहा है तथा उसमें असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उद्धरण ... वे हमेशा आपकी रक्षा के लिए यहां मौजूद रहेंगे। ये एक आदमी के आदर्श थे। 20 डेंजरस फूड्स यू नेवर न्यू कुड बी फेटल। ब्रेनबेरीज। लियोनेल आगे बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र फूट पड़ा। उसकी निगाहें कठोर हो गईं, उसका दिल मानो जम सा गया। अब वह गश्ती दलों को इंसान नहीं बल्कि संख्याएं और आकृतियां मानता था, कठपुतलियां जो उसके रास्ते में खड़ी थीं। लियोनेल के पैर हिल गए, उसकी पीठ पर भ्रामक पंख दिखाई देने लगे और वह चकाचौंध कर देने वाली गति से आगे बढ़ा। वह गश्ती इकाइयों की अग्रिम पंक्ति के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपना भाला आसमान की ओर उठाया। उसकी पीठ मुड़ गई, उसकी भुजाएं उभर गईं, उसके चारों ओर क्रोध से भरी आभा फैल गई, जिससे उसके आसपास मौजूद सभी लोगों का दम घुट गया। एक ही वार से गश्ती दल को पूरी तरह से दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जमीन पर खून बिखरा पड़ा था, लेकिन चीख पुकार की एक भी आवाज नहीं थी। मृतक पहरेदार के चेहरे पर एक भावशून्य भाव था, मानो उसे अपनी मौत का भी जरा भी अफसोस न हो, या शायद जिस पल उसने कठपुतली मास्टर के चक्कर में अपना दिमाग खो दिया, वह पहले ही मर चुका था। लियोनेल के होठों से भाप सी सांस निकली, उसकी निगाहें ठंडी थीं।
वह सैकड़ों पहरेदारों के बीच खड़ा था, उसकी उपस्थिति उसे दुष्ट लग रही थी। उसकी मुट्ठियां भाले के तने को जकड़ रही थीं और उसका रक्त प्रवाह और भी तेज हो रहा था। एक और झटके के साथ लियोनेल ने एक और जीवन दान पा लिया। उसका वार इतना जबरदस्त था कि उसका भाला उसकी ताकत के आगे झुक गया और गश्त लगा रहा गार्ड हवा के एक झटके से जमीन पर धंस गया, जबकि उसका भाला उसकी गर्दन तक भी नहीं पहुंच पाया था। लियोनेल के कदम तेज हो गए, उसकी हरकतें बहते पानी की तरह हो गईं। वह कठपुतलियों की संगठित सेना के बीच ऐसे नाच रहा था मानो उसे थकान का एहसास ही न हो, मानो उसे दर्द का एहसास ही न हो। हर वार पिछले वार जितना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसका शरीर मानो अंतहीन ऊर्जा से भर रहा था, जो अंतहीन रूप से आगे बढ़ रही थी। अल्पविराम। व्हाइट सिटी के नागरिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी के लोगों के बीच अचानक गृहयुद्ध क्यों छिड़ गया है, और कई लोग इस बदलाव पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं थे। क्या उन्हें भागना चाहिए, बचकर निकलना चाहिए, उन्हें किस तरफ से लड़ना चाहिए? क्या ये कोई जाल था? कालकोठरी के अंदर मोटे व्यापारी ने ऊपर और सलाखों के बीच से देखा। उसने पहरेदारों की अजीबोगरीब हरकतें देखीं, जब तक कि वे पूरी तरह से अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकल गए। पहले तो उसने सोचा कि शायद वे अपनी शिफ्ट बदल रहे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मामला इतना आसान नहीं था। मोटे व्यापारी के होंठ सिकुड़ गए। तो क्या यही वह तुरुप का पत्ता है जिसका जिक्र टैरन ने किया था? वाकई ये तुरुप का पत्ता है। अल्पविराम। लियोनेल का भाला हर वार के साथ झंझनाता था, उसके हर वार के साथ एक नया जीवन उमड़ पड़ता था। खून उसके चारों ओर किसी पेंटिंग की बूंदों की तरह उड़ रहा था। उसकी त्वचा लाल हो रही थी और उसकी हर हरकत के साथ उसके मुंह से भाप निकल रही थी। उसकी मांसपेशियां कसी हुई डोरियों जैसी थीं, उसके अंक किसी सिम्फनी के वाद्यों जैसे। उसके हाव भाव एक भूखे कलाकार की एकाग्रता दर्शाते थे और उसकी आक्रामक क्षमता उनके जुनून के हर अंश को दर्शाती थी। ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल चाहता था कि आईना उसकी ताकत को महसूस करे, उसके दिल की अंतहीन धड़कन के माध्यम से उसकी शक्ति को महसूस करे। लियोनेल का भाला आखिरी सिर में घुस गया, उसके पैरों के नीचे सैकड़ों लाशें पड़ी थीं। उसकी तलवार खून से सनी हुई थी, उसके शरीर पर ऐसे टपक रही थी मानो अभी अभी लाल रंग की बारिश में डूबा हो। लियोनेल के होठों से एक और गर्म सांस निकली। एक चिलचिलाती गर्मी बाहर की ओर फैल गई, हवा उबलने लगी और चटकने लगी। लियोनेल के चारों ओर उग्र अग्नि तत्व बल उमड़ पड़ा, जिससे तापमान बहुत बढ़ गया। उसने आसमान की ओर देखा, उसकी पुतलियां बैंगनी लाल रंग से झिलमिला रही थीं। बर्फ का एक द्वार खुलने लगा। तत्वों के जोरदार टकराव से पूरे शहर में तूफानी हवाएं चलने लगीं। धीरे धीरे एक विशाल सफेद भेड़िया बाहर आया, जिसकी धीमी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ सुनकर सुनने वालों के दिल दहल गए। इसके पीछे बर्फ के कवच पहने शूरवीर चल रहे थे तथा उनके हाथ में तरह तरह के ध्रुवीय हथियार थे। उस क्षण लियोनेल के स्वप्नलोक में अचानक बिजली चमक उठी, उसकी निगाहें चमक उठीं, जबकि उसके चारों ओर हवा में भीषण गर्मी जारी थी। किले पर हमला लियोनेल की कार्रवाई की वजह से नाकाम हो गया था। हालांकि डार्क क्लाउड जेल पर हमला नाकाम नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाली सच्चाई की एक महीन रेखा थी, कठपुतली मास्टर। वो लाल काली रेखाएं अपने साथ खून की एक घनी गंध ले आई थीं, लेकिन वो कोई साधारण खून नहीं था, वो धरती के लोगों का खून था। जिस प्रकार लियोनेल ऊर्जा में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को देख सकता था, जो विभिन्न दुनियाओं के लोगों को अलग करते थे, उसी प्रकार वह ऊर्जा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को भी आसानी से देख सकता था, जो पृथ्वी के लोगों के लिए विशिष्ट थे। मैं देख रहा हूं, वे कैदी मर चुके हैं। लियोनेल को आखिरकार समझ आ गया। कठपुतली मास्टर को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हजारों अर्थनर की जान की जरूरत थी, लेकिन रॉयल ब्लू फोर्ट से उसे वो नहीं मिल पाया जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए उसे अपनी योजना बदलनी पड़ी। क्या किसी ऐसे किले पर हमला करने की तुलना में, जहां से लोग भागना नहीं चाहते थे, क्या किसी ऐसे किले पर हमला करना आसान नहीं था, जहां से हर कोई भागना चाहता था? और वे सब उसकी गोद में आ गिरे। तभी एक और द्वार प्रकट हुआ। इस बार यह एक लाल भेड़िया था जिसके पीछे मैग्मा जैसे कवच पहने शूरवीर थे। फिर एक और था, इसमें रेत के रंग का एक भेड़िया और उसके पीछे धरती जैसे कवच पहने शूरवीर दिखाई दे रहे थे। और फिर एक आखिरी द्वार आया। इसमें एक हरा भेड़िया और उसके पीछे हवा जैसे कवच से सजे शूरवीर दिखाई दिए। लियोनेल इन चार समूहों के बीच में खड़ा था, आईना अभी भी उसकी पीठ से बंधी हुई थी।
उसके चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं, उसके ब्लेड के सिरे से धीरे धीरे खून टपक रहा था और उसके शरीर से नीचे बह रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके दिल की धड़कन और शरीर का दर्द उसके कानों में गूंज रहा था। लगता है पृथ्वी संकट में है, लियोनेल ने मन ही मन सोचा। उद्धरण डॉट 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 वरना शायद मुझे ज्यादा परवाह न होती। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आयना की सुरक्षा और उसकी खुशी है। हो सकता है कि मैंने इसी पल इस दुनिया से भागने का फैसला कर लिया हो, लेकिन तुम्हें तो बस मुझे नाराज करना था। लियोनेल के नीचे की जमीन हिलने लगी। लियोनेल ने अपना भाला लहराया और उसके विनाशकारी पंजे के हमले को रोक दिया। उसका शरीर कांप उठा और कांप उठा, उसके अंदरूनी अंग तनाव से फटने की आशंका में थे। फिर भी उसकी निगाहें ठंडी और उदासीन बनी रहीं, मानो सफेद भेड़िए की ठंडी ऊर्जाएं उस पर जरा भी असर न कर पा रही हों। उसके शरीर पर टिमटिमाते रून मानो जम गए। उस पल उसकी जो भी अंदरूनी चोटें थीं वे काफी कमजोर पड़ गईं। उसकी नजर सामने खड़े भेड़िए की सफेद नीली पुतलियों से टकराए। छोटा काला सितारा। लियोनेल ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक प्यारा सा मिंक उसके पास प्रकट हो गया। स्थिति को देखते ही उस छोटे से जीव ने अपने नुकीले दांत दिखा दिए और उसके रोंगटे खड़े हो गए। लियोनेल पीछे हट गया क्योंकि ब्लैक स्टार ने एक भयंकर पंजा प्रहार आगे की ओर किया, जिससे अंधेरे ऊर्जा की तलवारें हवा में फैल गईं और सफेद भेड़िए को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लाल भेड़िया लियोनेल के पीछे हटने के रास्ते में आ गया, उसके दांतों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने अपने जबड़े खोले, चमकदार सफेद रंग की एक नुकीली पंक्ति जिसके साथ एक चिलचिलाती गर्मी भी थी, मानो किसी अजगर का गला फड़क रहा हो और छाती फूल रही हो। आकार के अंतर के कारण लियोनेल आग का गोला बनते और बढ़ते हुए साफ देख सकता था। यह मैग्मा की तरह बुदबुदा रहा था, जिससे भेड़िए के गले पर हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। लाल कवचधारी शूरवीर आगे बढ़े, उनके ध्रुवास्त्र लियोनेल की ओर बढ़ रहे थे, मानो उन्हें लाल भेड़िए की अग्नि में सांसों का जरा भी भय नहीं था। शू! लाल भेड़िए की सांस का आगे की ओर का बल इतना अधिक था कि उसका शरीर पीछे की ओर खिसक गया तथा उसके पंजों ने जमीन पर गहरे निशान छोड़ दिए। लियोनेल ने देखा कि आग का ये गोला उसकी ओर बढ़ रहा है। ये हवा को झुलसा रहा था, खतरनाक गति से घूम रहा था और लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों को परावर्तित कर रहा था। इसके चारों ओर की हवा धुएं के गुबार में विलीन होती दिख रही थी और आसपास का तापमान इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि इसके दायरे में खड़ा कोई भी व्यक्ति जलकर राख हो जाएगा। हालांकि लियोनेल ने इसे देखना जारी रखा, जैसे कि वह अपने रास्ते को अवरुद्ध करने वाले असंख्य ब्लेडों को महसूस नहीं कर पा रहा था या उसे कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। जब ऐसा लग रहा था कि लियोनेल जलकर राख हो जाएगा, तभी उसने हाथ बढ़ाया। उसी क्षण आग का गोला, जो पहले ही सैकड़ों मील प्रति घंटे की गति को पार कर चुका था, रुक गया और लियोनेल की फैली हुई हथेली पर आकर रुक गया, मानो वह 3 मीटर ऊंची कोई राक्षसी चीज न होकर एक सामान्य गेंद हो। लियोनेल का हाथ उस पार चला गया। किसी आज्ञाकारी पालतू जानवर की तरह आग का गोला अचानक तेजी से बढ़ा, युद्ध के मैदान में उछलता हुआ सफेद भेड़िए से टकराया। दहाड़ने और सिसकने की आवाजें गूंज रही थीं। सफेद भेड़िए ने एक ही पल में अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा खो दी। उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह बच नहीं सका। पहले उसे ब्लैक स्टार के पंजों के वार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके अपने ही साथी का हमला अचानक उस पर टूट पड़ा और लगभग उसका सिर ही उड़ गया। लियोनेल की पीठ पर एक हत्यारे के कदमों से भी धीमी गूंज सुनाई दी। उसकी हरकतें इतनी तेज और नियंत्रित थीं कि हवा का जरा भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। हरे भेड़िए के नुकीले दांत चमक रहे थे और वे लियोनेल को निगलने के इरादे से उसकी ओर बढ़ रहे थे। लगता है ये काम नहीं किया। हालांकि लियोनेल ने ऐसा सोचा, लेकिन उसकी हरकतें जरा भी धीमी नहीं थीं। हाँ, लियोनेल ने अपनी सार्वभौमिक शक्ति को मुक्त किया, एक बार फिर से 4 मौसम क्षेत्र में प्रवेश किया और उसे अपने कांस्य रून्स के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के साथ मिला दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गुरुत्वाकर्षण में मामूली वृद्धि अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। हरे भेड़िए की गति बहुत कम हो गई, उसका खुला जबड़ा इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि उसका मुंह टूट गया और दांत टूट गए। लियोनेल इन भेड़ियों पर कब्जा करने के लिए छोटे मिनकी जानवर नियंत्रण क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जाहिर है यह मुमकिन नहीं था। कठपुतली मास्टर की नियंत्रण क्षमता उस श्वेत योद्धा से कहीं बेहतर थी जिससे लियोनेल ने ये क्षमता चुराई थी। उस स्थिति में उसे बस एक और लेना होगा। लियोनेल ने अचानक मुंह में खून भर लिया। 4 सीजन्स रियल में इस्तेमाल करने का तनाव उस पर एक बार फिर हावी हो गया।
लेकिन उसने ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और जैसे ही वह नीचे की ओर वार कर रहा था, उसके चारों ओर शक्तिशाली भाले की ताकतें घूम रही थीं। छोटा काला सितारा ब्लैक स्टार ने सफेद भेड़िए के शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आया। उसका छोटा सा शरीर और कभी का रसीला काला फर एक भयानक लाल रंग में लिपटा हुआ था। उद्धरण डॉट 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 इस क्षमता को अपने लिए ले लो। जैसे ही लियोनेल के शब्द समाप्त हुए, उसने अपना अंतिम स्लैश पूरा किया। उसके मन में घने बालों से भरी छाती वाले एक हटे कट्टे आदमी की छवि घूम रही थी। वह जंगल में अकेला खड़ा था, उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट उसकी लय तय कर रही थी और उसका धड़कता हुआ दिल मानो थम सा गया था। उसने कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया, उसकी मांसपेशियां उसके बालों के नीचे धीरे धीरे ऐंठ रही थीं। उसकी हरकतें धीमी मगर नियंत्रित थीं, और उनमें एक खूबसूरत ले छिपी थी। फिर उसने लकड़ी के एक मोटे टुकड़े को काटकर दो टुकड़ों में तोड़ दिया। लियोनेल की छवि और मुख्य छवि एक दूसरे से मिलती जुलती थी। उसकी हरकतें प्रकृति की धड़कन से प्रेरित लगती थीं, और उनकी गति ऐसी थी कि उन्हें टालना नामुमकिन था। हरे भेड़िए का सिर उसी क्षण दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, तथा उसका शरीर प्रकाश के अनगिनत कणों में विलीन हो गया, इससे पहले कि अधिक रक्त बहता। छोटा मिंक लियोनेल के पास आया, अपने छोटे छोटे पंजों से उसे पकड़कर एक परछाई बना रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उस छोटे से जीव ने उसे निगल लिया। अचानक एक तेज हवा ने छोटे मिंक को घेर लिया, उसका शरीर धुंधली हरी काली ऊर्जाओं से घिर गया। एक छलांग के साथ छोटे मिंक ने लियोनेल के सिर पर अपनी जगह बना ली। उस पल लियोनेल को लगा कि पवन तत्व बल से उसका जो वियोग था, वह अचानक गायब हो गया। दरअसल बल सुदृढ़ीकरण विचलन उसके लिए पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं था जितना अब था। तैरना रेत के रंग के भेड़िए के हमले की कोशिश से बचते हुए लियोनेल हवा में उछल पड़ा। दुर्भाग्य से लियोनेल के मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर के बल क्षेत्र के नीचे वह अपनी किसी भी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। पलक झपकते ही लियोनेल 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर खड़ा हो गया। उसकी ठंडी निगाहें जमीन की ओर उठीं और उसके पैरों के नीचे एक काला सा सर्फबोर्ड दिखाई दिया। लियोनेल ने हाथ बढ़ाया, उसकी आंतरिक दृष्टि शहर के नोड से जुड़ गई। हवा में एक ठंडक फैल गई, जो मौत की छिपी हुई गंध से भर गई। इस तथ्य के बावजूद कि वे कठपुतलियां थीं और उनमें स्वयं कोई भावना नहीं थी, शूरवीर और नीचे बचे दो भेड़िए अनजाने में कांप रहे थे। उनके अंतिम क्षणों में उनकी मानवता के अंतिम अंश चमक रहे थे। मरना अंतरिक्ष अचानक टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जब तक वह वापस नीचे आया, वहां सिर्फ एक गड्ढा बचा था। हालांकि इस गड्ढे के किनारे इतने चिकने थे कि देखकर ही सिहरन हो जाती थी। लियोनेल की सांसें तेज हो गईं, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। शोर थमने के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर झांक कर देखने लगे कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्हें बस एक अकेला युवक दिखाई दिया, जो एक ऐसे गड्ढे के सामने खड़ा था जो इतना चिकना था कि उसमें से दर्पण जैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। इतना ही, लियोनेल जितनी देर चिकने गड्ढे के सामने खड़ा रहा, उसकी आंखें उतनी ही तेज होती गईं। वह अपनी थकान को पूरी तरह भूल गया, उसके धड़कते दिल से एक जबरदस्त इच्छाशक्ति उमड़ रही थी। अंतरिक्ष अस्तित्व के सबसे खतरनाक बल विक्षेपणों में से एक था। टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बल कला में जरा से भी बदलाव ने इतनी तबाही मचा दी थी। बचने की संभावना तो दूर, इन कठपुतलियों का एक भी परमाणु शायद नहीं बचा होगा। दुर्भाग्य की बात यह थी कि खींची गई बल कलाओं का इस तरह इस्तेमाल करने से यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु बन गई। इस क्षेत्र के सभी नोड्स एक ही वार में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस क्षेत्र में वही रणनीति अपनाना असंभव होगा, उसे किसी दूसरे स्थान का इस्तेमाल करना होगा। इन सामग्रियों की टिकाऊपन इतनी ज्यादा थी कि ये बार बार इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसी वजह से यह हमला इतना खतरनाक था। लियोनेल ने फिर आसमान की तरफ देखा, लेकिन अब सिर्फ लाल काली रेखा ही बची थी जो आईना से जुड़ी थी। फिर भी कठपुतली मास्टर अगर यह सोच रहा था कि वह आईना का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर सकता है, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इस तथ्य के बावजूद कि वह कठपुतली मास्टर को नहीं देख सकता था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दृष्टि अंतरिक्ष और समय को चीर रही हो, उसका क्रोध वास्तविकता के ताने बाने में उबल रहा हो। अल्पविराम। कठपुतली मास्टर खून से भरे टब में बैठा था, उसकी सफेद पुतलियां क्रोध से चमक रही थीं। लियोनेल ने जिन कठपुतलियों को अभी अभी मारा था, वे भले ही उसकी सबसे ताकतवर न रही हो, लेकिन वे उसकी सबसे उपयोगी थीं।
उन्होंने पहले भी उसके लिए बहुत काम करवाया था और उन्हें इस हद तक निखारने में भी बहुत मेहनत लगी थी कि वे अपनी कुछ बुद्धिमत्ता बचा सकें। लेकिन अब वे गायब हो चुकी थीं और कठपुतली मास्टर समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उसकी अग्नि और पृथ्वी तत्व संबंधी आत्मीयता मेरी कठपुतलियों से अधिक कैसे हो सकती है। दूसरों को शायद समझ में न आया हो कि क्या हुआ, लेकिन इन कठपुतलियों के नियंत्रक होने के नाते वह कैसे अनजान रह सकते थे। सामान्य टीम गतिशीलता के अनुसार पृथ्वी भेड़िया का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक होगा, पवन भेड़िया विरोधियों को दबा देगा, अग्नि भेड़िया बर्फ भेड़िया के समर्थन के साथ मुख्य आक्रामक शक्ति होगी। हालांकि शुरू से ही पृथ्वी भेड़िए के हमले बेकार लग रहे थे। कठपुतली मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने बर्फीले भेड़िए से स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, जिससे लियोनेल आग वाले भेड़िए के रास्ते में उड़ गया। ये बिल्कुल सही निकला। लियोनेल के बचाव का हिसाब लगाने के बाद कठपुतली मास्टर को लगा था कि वह मर जाएगा, जबकि आयना गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। ये बिल्कुल सही था, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अग्नि भेड़िए का हमला बिल्कुल बेकार होगा। न सिर्फ ये बेकार था, बल्कि इसने बर्फीले भेड़िए को युद्ध से पूरी तरह बाहर कर दिया। कठपुतली मास्टर के पास आखिरी मौका पवन भेड़िया था, जो चुपचाप लियोनेल के पीछे प्रकट होने में सक्षम था, केवल इसके लिए कि यह एक क्षेत्र प्रभाव बल क्षेत्र का शिकार हो जाए जिसने इसे लगभग पूरी तरह से अक्षम कर दिया। शुरू से आखिर तक उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला। लियोनेल की एकमात्र चोट खुद उसने ही लगाई थी। कठपुतली मास्टर भला कैसे नाराज न होता। सबसे बुरी बात यह थी कि लंबे विश्लेषण के बाद भी उसे अभी तक ये पता नहीं था कि वह आखिरी हमला क्या था। उसे बस इतना पता था कि अगर वह उस हमले की जद में होता भी, तो भी उसका कुछ खास असर नहीं होता। कठपुतली मास्टर खड़ा होकर व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति से निपटना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। एक वेरिएंट इनवैलिड के रूप में कठपुतली मास्टर में इतनी ताकत थी कि वह अपने स्तर के विद्वानों को भी टक्कर दे सकता था। उसके और विद्वान के बीच एकमात्र अंतर यह था कि जहां विद्वान केवल खाने पीने और सोने से ही सुधार कर सकते थे, वहीं उनके सुधार का मार्ग मनुष्यों से भी कई गुना कठिन था। इसकी ताकत के साथ, खासकर उस मुकुट के साथ जो इसकी रानी ने इसे इतनी कृपापूर्वक प्रदान किया था, लाखों की आबादी वाले लोगों की इंद्रियों को सुन्न करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वास्तव में अगर यह संख्या इससे 10 गुना भी होती तो भी इसे कोई खास समस्या नहीं होती। हालांकि समस्या ये थी कि यह इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता था। बहुत कम लोग ये जानते थे, लेकिन उसकी कठपुतली चलाने की क्षमता रक्त पर निर्भर थी। पृथ्वी के लोगों से पर्याप्त रक्त इकट्ठा करके वह उनकी आभा को बंद कर पाता था, जिससे उसकी शक्ति का दायरा बहुत व्यापक हो जाता था। यदि वह इस स्थान को छोड़ दे तो उसकी इंद्रियां धीरे धीरे सुस्त हो जाएंगी, जब तक कि उसका नियंत्रण खत्म न हो जाए। कठपुतली मास्टर ने गहरी सांस ली। वह हजारों सालों से घात लगाए बैठा था। उसमें वह धैर्य था जो उसके साथी अपाहिजों में कभी नहीं था, इसीलिए वह सफलता की दहलीज पर था जबकि वे सब मर चुके थे। वह इन अंतिम क्षणों में कोई गलती नहीं कर सकता था। मैंने उसकी आभा पर पहले ही कब्जा कर लिया है। उसका मुझसे बचकर निकलना नामुमकिन होगा। जब राजधानी गिरेगी तो उसे अपने पक्ष में लाने में देर नहीं लगेगी। कठपुतली मास्टर ने लियोनेल की निगाहों की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। उसका चेहरा एक भयावह भाव में बदल गया। मंडराते हुए दैत्य उसकी पीठ पर आ गए। उनकी हल्की सी हरकत से जमीन कांप उठी। लगता है वह कामयाब हो गया। हालांकि यह अप्रत्याशित है कि इस सेना ने साम्राज्य को तब लात मारने की कोशिश नहीं की जब वह नीचे था। कठपुतली मास्टर ने अपना ध्यान लियोनेल से हटाकर पृथ्वी के दूसरे हिस्से की ओर देखा। वहां राजधानी में हुए युद्ध से कम महत्वपूर्ण नहीं एक युद्ध चल रहा था। हालांकि लड़ने वाले साम्राज्य और शहर नहीं थे, बल्कि वे थे द स्लेयर लीजन और द पॉवर्स। और दुर्भाग्यवश स्लेयर लीजन के लिए कठपुतली मास्टर के हस्तक्षेप के कारण उनकी स्थिति साम्राज्य के योद्धाओं से भी बदतर हो गई। का मैदान समुद्र की सतह थी। योद्धा बिना किसी उचित पैर जमाने के अपने हथियारों को जितना हो सके उतना तेजी से लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये स्पष्ट था कि पानी की सतह को लंगर बिंदु के रूप में इस्तेमाल करना जमीन की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। खून बह रहा था, गहरे नीले पानी को बैंगनी रंग की एक विचित्र छटा दे रहा था। लेकिन जैसे ही ये रंग के धब्बे बने, वैसे ही वे बह गए और गहरे तरल शरीर में ऐसे घुल मिल गए मानो कुछ हुआ ही न हो। क्या ये पृथ्वी की तथाकथित प्रतिभाएं हैं? क्या ये कोई मजाक है? रेनरेड सोलर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आए।
जब उसे पता चला कि आयना, जिस औरत से वह हार गया था, एक पृथ्वीवासी थी, तो इस दुनिया के लोगों के बारे में उसके मन में पहले से ही कुछ असंतोष था। पृथ्वी चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उनकी नज़र में वह एक नई पीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनकी हजारों साल की विरासत की तुलना में वह क्या कर सकती थी? क्या उनके पास शैलियां थीं? क्या उनके पास अपने पूर्वजों से मिली अपनी बल तकनीकें थीं? क्या उन्होंने अपने समाज को फिर से वैसा ही बनाया जैसा वह कायापलट से पहले था? इस समय पृथ्वी अपने माता पिता का समर्थन खो चुकी एक बच्ची के अलावा कुछ नहीं थी। अब कोई उच्च आयामी दुनिया उन्हें दुलारने और थामने नहीं आ रही थी। वे अभी अपने दम पर थे, फिर भी वे उनसे बेहतर माने जा रहे थे। आयामी छंद कब से एक मजाक बन गया है। जिल्निया की तिरस्कार भरी नजर भी कम नहीं थी। समुद्र की सतह पर उसकी फॉल्स स्टाइल और भी ज्यादा जोरदार थी। उसकी हर हथेली मानो किसी और जीवन को जन्म दे सकती थी, भले ही वह जीवन 1 दर्जन मीटर से भी ज्यादा दूर क्यों न हो। ये युद्ध क्षेत्र लगभग एक तरफा कत्लेआम बन चुका था। इसमें एकमात्र समस्या यह है कि यदि चीजें वास्तव में इतनी आसान है, तो क्या संभावना है कि शहर हमारे इस उपकार की सराहना करेंगे? जिल्निया ने एक और जीवन काटते हुए लापरवाही से कहा। रेनरेड का उपहास और गहरा हो गया। इस समय वे क्या सोचते हैं, इसकी किसे परवाह है? हम तो यहाँ हैं ही, है ना? हमें कब से डर लगने लगा है कि शहर क्या सोचेंगे। क्या हमें उनकी राय की भी जरूरत है? सबसे बुरी बात तो ये होगी कि हम इस नई दुनिया को उनके साथ वैसे ही साझा करेंगे जैसे हमने पहले टेरन के साथ किया था। जब दोनों बातें कर रहे थे, विलास चुपचाप किनारे खड़ा युद्ध क्षेत्र को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक तरह की सावधानी थी। चूंकि उनमें से सबसे मजबूत संवेदी क्षमता वाला व्यक्ति ही था, इसलिए वह समझ सकता था कि ये मामले इतने आसान नहीं थे। पृथ्वी के योद्धाओं में जरूर कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह क्या है। क्या ये शहरों का तुरुप का पत्ता है? अगर ऐसा है तो उन्हें हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करने से कौन रोक सकता है? जिल्निया ने अभी भी तिरस्कार भरी नजर से विलास की ओर देखा। उसकी नजरों में एक अस्पष्ट सी रोशनी कौंधी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने दूर बैठे पिता की ओर देखने लगी। हेड फॉल्स समझ रहे थे कि उनकी बेटी क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उनकी शांत मुस्कान से और कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। साफ था कि उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। अल्पविराम। हच ने युद्ध के मैदान की ओर भौहें चढ़ाकर देखा। उसके चारों ओर एक तेज आभा घूम रही थी। एक अनुभवी योद्धा होने के नाते जब उसके शरीर में कुछ गड़बड़ होती थी, तो उसे सबसे ज्यादा एहसास होता था। और इस पल निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। फिर भी न सिर्फ वह इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसे शुरू से ही यह भी पता नहीं था कि असल समस्या क्या है। अपनी इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसे यह बात पूरी तरह से हैरान करने वाली लग रही थी। तो ये सच्चा आयामी छंद है। हच ने कड़वी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा ताकि सामने हो रहे नरसंहार से अपनी आंखों को आराम दे सके। वह बहुत लंबे समय से सबसे बुरा लग रहा था। उसकी झुर्रियां और गहरी होती जा रही थीं और आंखें और भी धंसी हुई। हच की उम्र इतनी ज्यादा थी कि उसे विशाल ब्रह्मांड का असली स्वाद पहले कभी नहीं मिला था। उसे इस बात का अफसोस था कि वह बहुत जल्दी पैदा हो गया और उसकी तलवार को उन दुनियाओं के खून का स्वाद नहीं चखने को मिलेगा जो अभी तक नहीं देखी गई हैं। हालांकि वह भाग्यशाली था कि उसका ये बुरा शरीर अंत तक टिका रहा और यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके पास लंबे समय तक जीने का, बचपन में देखे गए अपने काल्पनिक सपनों को जीने का मौका था। दुर्भाग्यवश वास्तविकता क्रूर थी। कौन जानता था कि एक क्षण में वह बहादुर स्लेयर लीजन के बारे में बात कर रहा होगा और अगले ही क्षण वह अपने योद्धाओं को एक के बाद एक मरते हुए देख रहा होगा। इस युद्धभूमि में कोई भी काल्पनिक सपने नहीं थे, कोई बचपन की कल्पनाएं नहीं थीं, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। अगर हच के दुश्मनों को पता चल जाता कि उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो शायद वे अचेत होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते। ये हैकर हच था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे युद्ध के मैदान की क्रूरता का आदी हो जाना चाहिए था। उसके जैसे व्यक्ति के लिए खून और लहू से चौंकना तो दूर, उससे आहत होना भी संभव नहीं था। लेकिन ये बहुत अलग था। बदलाव बहुत अचानक हुआ था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जिस चीज की तलाश कर रहा था, वह उसकी हथेली पर ही थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसका उपयोग करने के बारे में सोच भी पाता, उसे छीन लिया गया। हच ने अपने हाथ में पकड़े हुए ब्लेड की ओर देखा। कार्यवाहक सेनापति होने के नाते उसने अभी तक इस युद्ध क्षेत्र की किसी भी चीज का स्वाद नहीं चखा था। वह खामोश रहा। उसकी रक्तपिपासा उसके आसपास के लोगों की इंद्रियों से दबी हुई थी। हच की आत्मा की करुण चीखें मानो उसके भीतर ही कैद थीं।
मुझे लगता है अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। या तो हम पूरी ताकत लगा दें या फिर यहीं मर जाएं। हच ने अपनी कुल्हाड़ी लहराई। एक कदम आगे बढ़ते ही उसके नीचे का पानी बाहर की ओर लहरों की तरह लहराने लगा और फिर अतुलनीय रूप से शांत हो गया। उसके आसपास की कोई भी लड़ाई उसके इलाके को जरा भी प्रभावित नहीं कर पा रही थी। वह हैकर हच था। अगर मौत उसका इंतजार कर रही होती तो वह सबसे पहले उसे नमस्ते कहता। कैपिटल में हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। नूह और टायरॉन को छोड़कर अर्थरनर्स की युद्ध क्षमता चरमरा गई थी। दरअसल कुछ ही देर पहले अज्ञात कारणों से उनकी ताकत में कई स्तरों की कमी आ गई थी। उन्हें लगातार पीछे की ओर धकेला गया, बार बार पीछे हटते रहे जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तक नूह की पीठ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर दूसरी परत का मोटा तना दिखाई दे रहा था। पहली परत द्वारा प्रदान की गई ऊंची जमीन से उन्हें जो भी लाभ मिल रहा था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था और लगभग सभी बराबरी पर आ गए थे। सौभाग्य से दूसरी परत की शाखाओं को कुछ तोपें मिल गई थीं। ऊपर से गोलियों और बाणों की बौछारें बरस रही थीं और टेरन की सेना पूरी तरह से घिर गई थी। हालांकि इतने लंबे समय के बाद आखिरकार सफलता का स्वाद चखने के बाद आक्रमणकारियों को मानो कई दूसरी और तीसरी हवाएं मिल गई थीं। आखिरकार उन्हें पृथ्वी की प्रतिभाओं वाले कवच में एक दरार दिखाई दी जिसका वे फायदा कैसे न उठा सकते थे। उनका जोश नए स्तर पर पहुंच गया, उनके कानों में खून दौड़ गया और उनकी त्वचा लाल हो गई। उनके मुंह से एक के बाद एक युद्ध की चीखें निकल रही थीं और वे भारी कदमों से राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। पृथ्वी के लिए वे अपने घर की रक्षा कर रहे थे और उनके पेट में आग जल रही थी, यह उचित ही था। हालांकि टेरन के लिए यह उनके भविष्य का सवाल था। इन युद्धभूमियों पर लड़ने वाले सभी पुरुष और महिलाएं अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य से संपन्न थे। वे समाज के उच्च वर्गों में घुल मिल गए थे और टेरन को उसके वास्तविक रूप में देखते थे। एक मरती हुई दुनिया। अगर वे अपने बच्चों, अपने परिवारों और अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहते थे तो आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता पृथ्वी को नष्ट करना था। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था, दोबारा कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। यही आयामी छंद की वास्तविकता थी। यह एक ऐसी धरती थी जहां हर पल कई दुनियाएं गिरती थीं, लेकिन उसी तरह उतनी ही दुनियाएं ऊपर भी उठती थीं। प्रश्न ये था कि क्या ये पृथ्वी होगी या भूभाग। अल्पविराम। राजधानी को दो तरफ से घेरे हुए दो शहर थे। जहां हर दूसरे प्रांत को सिर्फ एक शहर का ही ध्यान मिलता था, वहीं राजधानी इसके दोगुने के लायक थी। इतना समझ लेने के बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्लेयर लीजन इतनी बुरी स्थिति में थी। टेरन पर शक्ति संतुलन शहरों बनाम शक्तियों के बीच था। हालांकि 12 शहरों के लिए केवल 3 शक्तियां थीं। स्लेयर लीजन को अनिवार्यतः टेरन की आधी ताकत का सामना अकेले ही करना पड़ रहा था। बेशक चीजें वास्तव में इससे कहीं अधिक जटिल थीं। एक बात तो ये थी कि स्लेयर लीजन के पास दिखने से कहीं ज्यादा ताकत थी। हालांकि उनकी कुल ताकत वैम्पायर से कम थी, लेकिन यह अंतर बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था। द असेंशन एम्पायर के एक छिपे हुए तुरुप के पत्ते के तौर पर यह सही ही था कि उनके पास एक निश्चित मात्रा में ताकत थी। दूसरी बात, शहरों के पास ताकतवरों के सामने अपनी ताकत से कहीं ज्यादा ताकत थी। चूंकि वे इतने लंबे समय से इस आक्रमण की योजना बना रहे थे, तो वे अपने संसाधनों को गृहयुद्ध में कैसे बर्बाद कर सकते थे। सच तो ये था कि अगर शहर चाहते तो वे जब चाहें ताकतवरों का नामोनिशान मिटा सकते थे। बस ये फायदा इसके लायक नहीं था। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो 2 शहर शक्तियों को मौत तक कड़ी टक्कर देने के लिए पर्याप्त थे। 3 शहर उनकी जीत की 60% संभावना के लिए पर्याप्त थे। 4 शहरों की जीत की संभावना लगभग 80-90% थी। इसका मतलब ये था कि राजधानी पहले से ही भारी दबाव में थी। और यह और भी बदतर हो गया कि उस पर हमला करने वाले 2 शहर सबसे शक्तिशाली थे। एक तो साफ था, कैफिर शहर, इस आक्रमण का नेतृत्व करने वाला शहर, एक दिशा में कमान संभाल रहा था। लेकिन दूसरा शहर भी आसानी से पहचाना जा सकता था। दरअसल अपनी विशाल कल्पना के कारण उसका आभामंडल कैफिर शहर पर कुछ हद तक दबा हुआ था। इसकी ऊंची स्टील जैसी काली दीवारें थीं जिनमें नुकीले कांटे लगे थे, जिन पर चढ़ना नामुमकिन था। दीवारें खुद किसी भी दूसरी शहर की दीवार से दोगुनी ऊंची थीं और उनका आभामंडल भी उतना ही गहरा था। ऊंची दीवारों के पीछे छिपी इमारतों से काला धुआं निकल रहा था। यह बताना नामुमकिन था कि यह धुआं कहां से आ रहा है, जब तक कि आसमान से कोई दूर से नजर न आ रही हो। लेकिन उनकी सेना में शामिल भारी भरकम कवचधारी सिपाहियों को देखकर कोई भी यही सोच सकता था कि उन्हें कारखानों से निकाला जा रहा है
जो कि काले धुएं के गुबार को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देता है। इन योद्धाओं के कदम भारी थे, उनके हर कदम से धरती कांप उठती थी। हर एक के हाथ में एक एक ध्रुव अस्त्र था, मानो उन्हें डर हो कि वे पर्याप्त रूप से मर्दाना नहीं लगेंगे। यहाँ तक कि कुछ अपवाद भी थे जो अपने शरीर के आकार जितनी बड़ी तलवारें लिए हुए थे। ये बिल्कुल किसी बुरे सपने जैसी सेना थी। मौत के सामने उनकी पलकें भी नहीं झपकती थीं, उनकी आगे बढ़ने की गति निडर और रोकने लायक नहीं थी, और उनके हमले शक्तिशाली और अथक थे। ये ब्लैक सिटी की सेना थी, एक ऐसा शहर जिसे लियोनेल अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए नहीं कि उसने उस पर नजर डाली थी, बल्कि इसलिए कि वह उनके युवा वारिस से परिचित था। जेफ्राक ब्लैक। जेफ्रैक शहर की दीवारों पर खड़ा था, उसकी उलझी हुई भावनाएं जो उसने कब से दबा रखी थीं, अब गायब हो चुकी थीं। उसका सिर सूरज की रोशनी में चमक रहा था, उसका काला कवच गर्मी में झुलस रहा था। आज ये राजधानी गिर जाएगी। अब तक तो वे सिर्फ पैदल सैनिक ही भेज रहे थे, लेकिन अब उनका असली हमला शुरू होने वाला था। प्रांत के दूसरी ओर कैफिर सिटी के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे, मानो ब्लैक सिटी के साथ पूर्ण तालमेल में हो। तेज तलवारों की आभा आसमान में फैल गई, जिससे राजधानी पार होने और धारदार ब्लेडों की ध्वनि से भर गई। दोनों शहरों के कुलीन सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े। एक सेना का नेतृत्व जेफ्राक और उसके पिता नगर स्वामी ब्लैक कर रहे थे। दूसरी सेना का नेतृत्व अनारेड और उसके पिता नगर स्वामी कैफिर कर रहे थे। चारों ने शहर की ओर ऐसे देखा जैसे किसी जानवर को उसकी मृत्यु की पीड़ा में देख रहे हों। हालांकि उसी समय स्थिति फिर बदल गई। अंतरिक्ष विकृत हो गया, आकाश में एक तीसरा शहर दिखाई दिया। यह इतनी जोर से गिरा कि पहाड़ भी टूट सकते थे, जमीन पर गिरा और पूरी राजधानी में कंपन पैदा कर दिया। इसके द्वार शीघ्र ही खुल गए, सैनिकों की पंक्तियां तीसरी दिशा से राजधानी की ओर बढ़ रही थीं। हरग्रोव शहर फिर से प्रकट हो गया था और उसमें खून की बदबू आ रही थी। अनलॉक न करें, अनलॉक न करें, मुझे खेद है, गलतियां हुई। परी राजा के 11वें बेटे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया और दांत पीसते हुए उसके शब्द धीरे धीरे एक धारा में निकल रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार सबसे छोटी बहन ने हाल ही में भाड़े के सैनिकों के संघ के जरिए ओसिरिस में हमारे एक तिजोरी तक पहुंचने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल किया था। उसने अज्ञात कारणों से एक छोटी सी रकम निकाली, लेकिन खैर उसे अभी ओसिरिस में होना चाहिए। परी राजा ने भौहें चढ़ाईं। ओसिरिस, क्या वह भाड़े के सैनिकों के संघ द्वारा रची गई स्वप्निल दुनिया नहीं थी? उसकी बेटी वहां क्यों होगी? जब तक स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। उसे अपना जीवन साथी मिल गया। परी राजा ने उदास भाव से पूछा। हमें पक्का तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद हमें पता चला कि वह एक इंसानी लड़के के साथ आई थी। इस लड़के की जानकारी ढूंढो, परी राजा ने उत्तर दिया, उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक थी। ओसिरिस एक स्वप्नलोक था, इसका सीधा मतलब था कि उसे कोई स्थान नहीं माना जा सकता था। अगर उन्हें पता भी होता कि वह ओसिरिस में है, तो भी ये पता नहीं चल सकता था कि वह किस लोक में गई है और ओसिरिस से कहां से जुड़ रही है। चूंकि पूरी संभावना थी कि वह इस जीवनसाथी के माध्यम से ओसिरिस से जुड़ रही थी, तो उसे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उसे ढूंढा जाए। तब वे इस जटिल मामले को आसान बना सकते थे। हम पहले ही कोशिश कर चुके हैं, पिताजी। लेकिन परी राजा का चेहरा और भी ठंडा हो गया। लेकिन क्या? ध्यान कक्ष में एक ठंडी आभा छा गई, जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उद्धरण चिन्ह ... जानकारी गुप्त रखी गई है, तो फिर इसे खोलने के लिए किसी से संपर्क करें। परी राजा भाड़े के सैनिकों के संघ के मूल नियमों के उल्लंघन की बात ऐसे कर रहा था मानो वे कुछ भी न हो। यही कारण था कि रयू जानता था कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और पुनर्जन्म के बाद भी उसने अपने बैंक खाते इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल दुनिया में नियमों का पालन केवल कमजोर लोग ही करते थे। परी राजा भले ही आकाश देवता न रहा हो, लेकिन कल्स कबीले के इतिहास में कितने आकाश देवता हुए होंगे। इसके अलावा अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह बमुश्किल ही किसी आकाश देवता जितना प्रभाव डाल पाता था। उसके हर शब्द में इतनी भारीपन था। किसी एक व्यक्ति की गोपनीय जानकारी उजागर करना कोई समस्या नहीं थी। यह अलाफारेन का 11वां बेटा फिर झिझका। क्या समस्या है? बोलो। पिताजी, मैंने पहले ही ऐसी जानकारी मांगने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से जानकारी सीलबंद है, यहां तक कि हमारे शब्दों से भी नहीं। संभावना है कि यह लड़का किसी गुट में शामिल हो गया है।
परी राजा के चेहरे पर एक चमक थी, उनके अंदर गहरे क्रोध की ज्वाला। एक गुट, किसे परवाह थी? एक शापित गुट ने उसकी बेटी के बारे में जानकारी के रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? क्या वे जीने से थक चुके थे? पिताजी, मामला ज्यादा पेचीदा है। वह लड़का पवित्र अस्त्र आकाश देवता के गुट में शामिल हो गया है। वह आदमी हमेशा से ही सनकी रहा है और उससे संपर्क करना लगभग नामुमकिन है। अब वह कहाँ है, इसका कोई पता नहीं। उसका कोई अधीनस्थ नहीं है, इसलिए ये जानकारी देने के लिए हम सिर्फ उसी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। उसके गुट को चलाने वाला कोई सदस्य भी नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। परी राजा के चेहरे पर कई बार कंपन हुआ। साफ था कि उसका गुस्सा फूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहां निकाले। पवित्र अस्त्र आकाश देवता जैसे बेड़ियों से रहित आकाश देवता से निपटना सबसे मुश्किल था। अगर ऐसा अस्तित्व अपमानित हो, तो बिना किसी चिंता के आकाश देवता का क्रोध कौन झेल सकता था? एक दूसरे से द्वेष रखने वाले आकाश देवताओं को अंधाधुंध काम करने से सिर्फ उनके परिवार और वंशज ही रोक सकते थे। कोई भी अपनी अनगिनत युगों की मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था। लेकिन अगर आकाश देवता को ऐसी कोई चिंता न हो तो क्या होगा? उसे क्यों? परी राजा की भौहें तन गईं। जहां तक उसे पता था, संत अस्त्र आकाश देवता केवल सुविधानुसार भाड़े के सैनिकों के संघ में शामिल हुए थे। आखिरकार उनके सदस्यों पर उनके प्रतिबंध व्यावहारिक रूप से न के बराबर थे। तार्किक रूप से ऐसे व्यक्ति को किसी को भी अपने गुट में स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो इस लड़के को कैसे स्वीकार किया गया? पति। उसी समय एक और महिला ध्यान कक्ष में आए, लेकिन दूसरों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था, उसकी तुलना में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस महिला के रास्ते में आए। उसकी चाल से लेकर उसके कूल्हों के हल्के से हिलने तक सब कुछ पूर्णता का प्रतीक था। यह महिला कोई और नहीं बल्कि अलाफारेन की पहली पत्नी, उसकी रानी और एल्सा की मां सेसिया कल्स थी। सेसिया के केवल 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक सबसे छोटी बेटी। दुर्भाग्य से एल्सा के जन्म से बहुत पहले हुई एक दुर्घटना में उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये स्पष्ट था कि परी राजा की तुलना में भी सेसिया अपनी बेटी के ठिकाने को लेकर और भी अधिक चिंतित थी। सेसिया, क्या कुछ गड़बड़ है? अलाफारेन के चेहरे के भाव कुछ नर्म पड़ गए। जैसे ही उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी, उसने एक अस्वाभाविक तेजी के साथ अपनी ठंडक छिपा ली। मेरी एल्सा कहाँ है? सेसिया ने धीरे से कहा। हालांकि उसका व्यवहार बहुत सुंदर था, लेकिन उसके हाव भाव में एक हल्की सी बीमारी थी जो उसे पूरी ताकत से बचाने के लिए मजबूर कर रही थी। अलाफारेन ने गहरी सांस ली। मैं उसे ढूंढ लूंगा। सासिया कुछ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने ये शब्द पहले भी कई बार सुने थे, लेकिन कभी सच नहीं हुए। छोटी एल्सा समझ ही नहीं रही। अलाफारेन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी। जीवन साथी परियों की एक महान परंपरा लगती थी, लेकिन सच तो ये था कि यह परियों में आम लोगों की ही जिम्मेदारी थी। परी राजघराने इतने कीमती थे कि उन्हें किसी अनजान जीवन साथी को यूं ही नहीं सौंप दिया जाता था, और एल्सा के लिए तो ये बात और भी ज्यादा सच थी। एल्सा न सिर्फ परी राजा की संतान थी, बल्कि उसकी मां की पृष्ठभूमि भी ऐसी थी जिसके बारे में खुद परी राजा भी हमेशा चुप रहा। और ये बातें जितनी महत्वपूर्ण थीं, एल्सा उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए सबसे उपयुक्त भी थी। अपनी प्रतिभा के साथ उसे ऐसा करने के लिए जरूरी ताकत भी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब एल्सा को अपने बड़े भाई द्वारा इतने साल पहले छोड़े गए नोट मिले, तो जीवनसाथी के प्रति उसकी भावनाएं पूरी तरह बदल गईं। इससे पहले कि उसके माता पिता अपनी बेटी में हो रहे बदलावों को समझ पाते, एल्सा अज्ञात स्थानों पर गायब हो चुकी थी और उसे गायब हुए 10 करोड़ वर्षों के 9 चक्र बीत चुके थे। महत्वपूर्ण कड़ियां। तीसरे शहर के उदय ने पहले से ही लड़खड़ा रही राजधानी को और भी अधिक संकट में डाल दिया। 4 नगर स्वामी बाकियों से ऊपर थे। किस्मत से पृथ्वी उनमें से एक नगर स्वामी वाइट को खत्म करने में कामयाब रही। हालांकि दुर्भाग्य से 3 ही बचे रह गए, और अब इन तीनों ने अपने हथियार असेंशन साम्राज्य के केंद्र की ओर तान दिए थे। तारानकन हच ने अपनी तलवार लहराई, उसके बिखरे हुए भूरे बाल हवा में सूखे भूसे की तरह लहरा रहे थे। उसका शरीर खून से सना हुआ था और उसकी जंग लगी तलवार से खास तौर पर खून की ढेर सारी बूंदें टपक रही थीं। वह एक खास आत्मविश्वास के साथ युद्ध भूमि पार कर रहा था। जहां भी वह गुजरता, समय विकृत और धीमा होता हुआ प्रतीत होता, बस एक और जीवन पाने के लिए। उसकी उपस्थिति ही स्लेयर लीजन की लगातार पराजय को रोकती प्रतीत होती थी। ऐसा नजारा देखकर रेनरेड का व्यंग्य आखिरकार कम हो गया।
इतनी दूरी पर भी उसे हज के ब्लेड से खतरा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके नीचे उसका कोई बचाव नहीं होगा, एक ऐसी हकीकत जिसे वह समझ ही नहीं पा रहा था। ये हज हाल ही में चौथे आयाम में पहुंचा था, जबकि वह खुद पहले से ही चौथे आयाम के 5वें स्तर पर था। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो इस अंतर को पाट सके। क्या उनकी योग्यताओं में अंतर सचमुच इतना अधिक था? टैरन जैसे विश्व, जहां प्रतिभा की कमी थी, अक्सर अपनी शक्ति साधना पर बहुत जोर देते थे। इससे ये भ्रम पैदा होता था कि व्यक्ति का परिश्रम जन्मजात प्रतिभा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बस एक भ्रम ही था। प्रतिभा के दो बिल्कुल अलग स्तरों वाले दो लोगों के बीच बल साधना लगभग अप्रासंगिक थी। लियोनेल खुद लगातार उन दुश्मनों से जूझ रहा था जो नींव के मामले में उससे कई गुना ज्यादा मजबूत थे, और उसने एक बार भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि वे किस स्तर तक पहुंच गए हैं। रेनरेड ने सिर हिलाया। बात सिर्फ काबिलियत की नहीं थी, बात उस शापित कुल्हाड़ी की थी। उसे नहीं पता था कि उस बूढ़े ने क्या जादू किया था, लेकिन जिस कुशलता से उसने उस ब्लेड का इस्तेमाल किया था वह समझ से परे था। ये 4 ऋतुओं का क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन फिर 4 ऋतुओं के कोई स्पष्ट संकेत क्यों नहीं थे? लगता है अब समय आ गया है। रेनरेड अपने विचारों से चौंक गया और पाया कि उसके पिता हेड फॉल्स और हेड मिराज के साथ किसी अज्ञात समय पर उनके पास प्रकट हुए थे। ऐसा दृश्य देखकर रेनरेड के होंठ फिर से सिकुड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता और बाकी लोग अभी तक युद्ध के मैदान में क्यों नहीं उतरे थे। लेकिन अब जब वे यहां आ गए थे तो ये तमाशा आखिरकार खत्म हो सकता था। इनमें से कौन सा प्रमुख टियर 7 या उससे ऊपर का नहीं था? अल्पविराम। हज की हरकतों ने अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों पर से भारी दबाव कम कर दिया। उसके प्रशिक्षण स्तर को देखते हुए इस अजीबोगरीब डिबफ का उस पर कोई असर नहीं था। जैसे आईना अपनी कुल्हाड़ी को एक माध्यम बनाकर अपने शरीर पर नियंत्रण पा सकती थी, वैसे ही हज भी इसे और भी बेहतर कर सकता था। दुर्भाग्य से हर किसी के पास ऐसा माध्यम नहीं था, या यूं कहें कि हर कोई हज की तरह इसका लाभ नहीं उठा सकता था। मोनेट और नई पीढ़ी के अन्य सर्वोच्चों जैसे अस्तित्वों को बचपन से ही प्रशिक्षण प्राप्त था, लेकिन पृथ्वी अभी भी तृतीय आयामी अवस्था में थी, इसलिए उस समय सार्वभौमिक शक्ति से संवाद करना सैकड़ों गुना अधिक कठिन था। हज व्यावहारिक रूप से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी समस्या के इस अवस्था तक पहुंच सकता था। और तब भी यदि वह किसी उच्च आयामी दुनिया में पैदा हुआ होता तो भी उसकी उपलब्धियां अब की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होती। लानत है इन बदमाशों पर, हज गुर्राया। मैंने तुम सबको कहा था कि अपनी नई नई क्षमताएं हासिल करने के बाद अपनी ट्रेनिंग के नियमों को मत भूलना, लेकिन तुम सबने क्या किया? अब देखो तुम। हज की निगाहें गुस्से से लाल हो गईं। वह पानी पर तैरती लाशों को देखकर पागलों की तरह चीखा, उसकी आभा धधक रही थी। मोनेट ने अपने दांतों को जोर से दबाया तथा अपने उग्र चाबुक को लहराते हुए अन्य अभिजात वर्ग के साथ हज का समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसकी लपटें लियोनेल से मिलने के समय की तुलना में और भी कमजोर थीं, इस तथ्य के बावजूद कि वे बहुत पहले ही दसियों गुना अधिक शक्तिशाली हो चुकी थीं। हज का छुरिका वार ब्लेडों के बवंडर की तरह भड़क रहा था। उसकी हरकतें किसी कसाई के मांस काटने से अलग नहीं लग रही थीं, फिर भी उसकी बेढंगी शैली किसी तरह टैरन के इन प्रशिक्षित सैनिकों के लिए भी अपरिहार्य हो गई थी। मरना। हज की गर्जना से युद्धभूमि थर्रा उठी, उसकी चीखें क्रोध से भरी थीं। उसके झुर्रियों वाले शरीर की नसें धड़क रही थीं, उसकी ताकत मानो उसके क्रोध से और भी बढ़ गई थी। जैसे ही वह दुश्मन सैनिकों की अग्रिम पंक्ति को चीर रहा था, सेना से 3 आकृतियां तेजी से बाहर आईं, प्रत्येक इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उनके पैरों के नीचे का पानी इस तरह से चीर रहा था मानो कोई बड़ा ब्लेड सतह को चीर रहा हो। 5वें आयाम के जितना करीब पहुंचता गया, स्तरों के बीच का अंतर उतना ही बढ़ता गया। रेनरेड जैसे 5वें स्तर के प्राणी और उसके पिता जैसे 8वें स्तर के प्राणी के बीच का अंतर ब्रह्मांड की विशालता के समान था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी प्रशिक्षित सैनिक की तुलना ईश्वरत्व की ओर बढ़ते व्यक्ति से की जाए। एक साथ 3 ऐसे अस्तित्वों का सामना करते हुए हज अपने बालों में झुनझुनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी लाल निगाहें पहले वाले पर टिक गईं। उसकी पीठ पर हजारों कमजोर सैनिक थे, जिनमें से हर एक उसके इन कमजोर बूढ़े कंधों पर टिका हुआ था। उसके सामने अचानक एक ऐसा दुश्मन आ खड़ा हुआ जो अब तक मिले किसी भी दुश्मन से कहीं ज्यादा ताकतवर था, और हर एक की ऊंची आभा बहुत पहले से ही उस पर जमी हुई थी। लगता है शहर आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, हेड फॉल्स ने भावशून्य होकर कहा। अगर हम दूर से ही उन्हें राजधानी पर कब्जा करते हुए देखना नहीं चाहते तो शायद यही बेहतर होगा कि हम इसे आगे बढ़ाएं।
हेड सोलर और हेड मिराज ने ये सुनने के बाद भौहें तो उठाईं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कहा। हेड फॉल्स ने अपनी हथेली फैला दी। हेड सोलर ने हवा में एक जोरदार झटका मारा, जिससे 2.5 मीटर लंबा एक परशु प्रकट हुआ। हेड मिराज ने एक अजीब तरह से लहराता हुआ कोड़ा निकाला, जो कभी तो वैसा ही दिखाई देता था और कभी रेशमी कपड़े की तरह खुला हुआ। उन सभी ने ये निर्णय लिया था कि हच इस युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उसे पहले मरना होगा। अल्पविराम। सेना की पिछली पंक्ति के पास अन्य युवकों के साथ लड़ते हुए एलोरिन ने अपने सामने आने वाले दुश्मनों को उसके दादा से भी अधिक आसानी से मार डाला। उसी समय उसके शरीर पर रखा एक ताबीज अचानक चमक उठा और एक आवाज उसके कानों में पड़ी।